हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 का जो विषय रसायन विज्ञान है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सब 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो जिसमें आपने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ा, जिसमें उसका छोटे छोटे पार्ट हैं, 4-4, 5-5 लेसन है। अब वही 4-5 जो लेसन है वो अपने एक एक सब्जेक्ट के रूप में आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाएंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान विषय रहेगा, जीव विज्ञान विषय रहेगा, रसायन विज्ञान विषय रहेगा, और जो स्टूडेंट मैथ लेना चाहते हैं वो जीव विज्ञान की जगह गणित सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं उनमें जो फिजिक्स है उसकी जगह जो कृषि विज्ञान है वो बुक लग जाती है। यानी कि तीनों ही कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखोगे, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भी केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो तो भी केमिस्ट्री पढ़नी है, और चाहे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो भी आपने केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो तीनों ही कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री मुख्य रूप से रहेगी। तो रसायन विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान के बारे में आप सब जानते हो। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान है बहुत सारे अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान, जिसमें आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो। एक आवर्त सारणी दी गई है जिसमें 114-15 तत्व हैं, जिनकी आगे खोज जारी है, वो 118 तक हो जाएंगे। उन तत्वों से भी जितने यौगिक या कंपाउंड, अणु या परमाणु निर्मित होते हैं उनको किसमें शामिल किया गया है? रसायन विज्ञान में शामिल किया गया है। रसायन विज्ञान की जो मुख्य रूप से शाखाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बनिक, जिसको ऑर्गेनिक बोला जाता है, कार्बनिक रसायन विज्ञान। उसके बाद दूसरी है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तीसरी है भौतिक रसायन विज्ञान। और चौथी है जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। ये हमारे 11वीं और 12वीं के जो सिलेबस है उसमें 4 प्रकार की रसायन विज्ञान है। इसके अलावा तो बहुत सारे होते हैं, चिकित्सा रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान, वो आगे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। परंतु हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो ये 4 प्रकार की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। कार्बनिक जो कार्बन से निर्मित है, अकार्बनिक कार्बन के अलावा जितने भी और कंपाउंड हैं उनका जो अध्ययन है, भौतिक जिसमें फिजिक्स जुड़ी रहेगी, और जीव रसायन विज्ञान जिसमें बायोलॉजी का पार्ट रहता है। तो इस प्रकार से इनको हमने 1 by 1 करके आगे अपने आने वाले सालों में पढ़ना है, क्योंकि आपने कक्षा 11 और कक्षा 12 जब आप दोनों साल पढ़ोगे तो दोनों साल जब पूरे होने के बाद ये सारे के सारे जो विषय हैं उसमें पूरे के पूरे हो जाएंगे। ये एक साल में सिलेबस पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक साल के अंदर आधा सिलेबस होता है कक्षा 11 में, और आधा सिलेबस किस में होता है? कक्षा 12 में होता है। कुछ चैप्टर कक्षा 11 में हो जाते हैं, उन्हीं का आगे जो भाग है वो किस में आ जाता है? कक्षा 12 में आ जाता है। जैसे कार्बनिक रसायन विज्ञान है, कक्षा 11 में इसके 2 लेसन दिए हैं, कक्षा 12 में इसके 4 चैप्टर दिए हुए हैं। अकार्बनिक रसायन विज्ञान है जो कक्षा 11 में ज़्यादा है, इसके चैप्टर ज़्यादा रहेंगे, 6-7 चैप्टर रहेंगे। कक्षा 12 में इसके कम चैप्टर रहेंगे। भौतिक रसायन विज्ञान है, ये कक्षा 11 में कम चैप्टर रहेंगे, इसके 3 ही है, परंतु कक्षा 12 में इसके 5 हो जाएंगे। जीव रसायन विज्ञान है जो वो कक्षा 11 में बहुत कम है ही नहीं, ये कह सकते हैं। अपने लास्ट में एक पर्यावरण रसायन विज्ञान चैप्टर एक ही दिया हुआ है, परंतु यदि आप +2 में देखोगे तो वहाँ इसके 2 लेसन मिल जाएंगे। तो हम जब कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों साल पढ़ लेते हैं तब जाके एक रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का सिलेबस क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, जिसमें ये सभी प्रकार के जो रसायन विज्ञान है वो आ जाते हैं। तो आज हम कक्षा 11 का जो पहला लेसन है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 11 का जो पहला लेसन है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। कौन सा चैप्टर है?
रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो लेसन का नाम ही क्या है पहले चैप्टर का? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि जो बेसिक है वो पहले चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम यदि बात करते हैं रसायन विज्ञान की, इसकी परिभाषा की, तो हम इसको डिफाइन कैसे करें कि क्या है रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं कि यह एक अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है, जिसमें जो तत्व हैं जो 100 से ज़्यादा हैं, उनसे जितने भी यौगिक अणु बनते हैं उन सब का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हम अपने चारों ओर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के हम केमिकल देखते हैं, हम पूरा दिन उसके अंदर व्यतीत भी करते हैं हमारे जीवन में, जिसमें हम सुबह से लेकर शाम तक रसायन विज्ञान से जो निर्मित प्रोडक्ट हैं उनका हम यूज़ करते हैं। सुबह उठने पर आप पेस्ट करते हो, वहाँ से लेके शाम के खाने तक जितनी हम बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, सभी में क्या आ जाती है? रसायन विज्ञान आ जाती है। बहुत सारे इसके जो तत्व हैं जो आपको नज़र भी आते हैं, जैसे कि लोहा है, आयरन Fe जिसका सिंबल होता है, वो भी इसका एक तत्व है। सोना है, चांदी है, पित्तल है, इसके अलावा मरकरी है, बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, ऐसे आप सब पढ़ के आए हो कक्षा 9 और 10 में, जो बहुत सारे तत्व है जो आप अपने चारों ओर देख भी पा रहे हो। उन सब का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम ही क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ये पहला चैप्टर है जिसमें सबसे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? कि यह अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है। इसमें जो तत्व सम्मिलित हैं उनके द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं उन सब का जो अध्ययन हम करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। जिसका पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है द्रव्य। ये दो शब्द होते हैं, द्रव और द्रव्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। द्रव एक अवस्था है, द्रव क्या है? एक अवस्था है, परंतु द्रव्य एक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका कोई आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको किस में सम्मिलित किया गया है? द्रव्य में सम्मिलित किया गया है, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। तो द्रव्य क्या होगा? जो भी आप चारों ओर आपके पदार्थ देखते हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ठोस को देखते हो, चाहे आप द्रव को देखते हो, चाहे आप गैसों को देखते हो, उसको किस में सम्मिलित किया गया है? द्रव्य में। एक वर्ड में क्या बोलेंगे? उसको द्रव्य कहेंगे। अर्थात क्या परिभाषा हो गई इसकी? कि वो पदार्थ या वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जिसके हम वर्गीकरण की बात करें, जो द्रव्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हम देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये हमें 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अत्यधिक संख्या में नजर आते हैं। इनके जो पदार्थ हैं 3 अवस्थाओं के अंदर अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा तो आपने कक्षा 9 में 2 अवस्थाएं और भी पढ़ी हुई हैं, जिसमें एक प्लाज्मा है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड है जिसको आप BEC कहते हैं, वो भी पदार्थ की अवस्था है, परंतु वो कम संख्या में है। अत्यधिक जो पदार्थ हैं किसमें मिलेंगे आपको? ठोस, द्रव और किसमें मिलते हैं? गैसीय अवस्था में मिलते हैं। तो ठोस भी आप देखते हो, जैसे आप टेबल पे बैठे हो, मेज़ का यूज़ करते हो, पंखे चलते हैं, वो सब पदार्थ आपको नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? ठोस है। द्रव आप देखते हो, जल, यानी कि आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, वो भी एक पदार्थ है जिसकी अवस्था क्या है? द्रव है। और गैस जो कि वायुमंडल में है, आप ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो,
तो ये सब जो गैस अवस्था है पदार्थ की वो कौन सी होती है? गैस अवस्था होती है। तो पदार्थ इन अलग अलग अवस्थाओं में कैसे चला जाता है? भी एक पदार्थ ठोस है, एक पदार्थ द्रव है, एक पदार्थ गैस है, ये किस प्रकार से निर्मित हुए ये हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए द्रव्य के मुख्य प्रकार, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस भी आप सबने देखे हैं, द्रव भी आपने पदार्थ देखे हैं और गैसीय पदार्थ भी आप सबने देखे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो कौन से हैं? ठोस पदार्थ। किस वजह से कोई पदार्थ ठोस अवस्था को प्राप्त करता है, हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास है ठोस। सबसे पहले कोई पदार्थ ठोस कैसे बना? तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से क्या होता है? निर्मित होता है। जैसे हम देखें, ये कोई पदार्थ है जिसके अंदर कण है, इस प्रकार से वो क्या हो जाएंगे? जब व्यवस्थित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इनके बीच में क्या होगा? बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होगा। ये बहुत ही पास में क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। इस प्रकार से इनके इसमें बहुत जो स्थान है वो क्या रहेगा? नगण्य रहेगा। तो किसी भी पदार्थ के जो सूक्ष्म कण है जिससे मिलकर वो पदार्थ बना है, उन कणों की जो व्यवस्था इस प्रकार से होगी, जब वो बहुत पास क्या हो जाएंगे? जुड़े रहेंगे। तो इस अवस्था जब हो जाएगी कणों की, तो इस व्यवस्था के अंदर जो पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। और ठोस के अंदर आप देखते हो क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला क्या गुण होता है ठोस के अंदर? कि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पहला गुण क्या होता है? आकार और जो आयतन वो क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि बदलेगा नहीं। जैसे आप स्कूल में आते हो, टेबल पे बैठते हो, तो टेबल अगले दिन भी इसी प्रकार का रहेगा, उसका यानी कि आकार वैसा ही रहेगा, आयतन भी वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। परंतु आप द्रव को देख लो, वो अगर अपन छोड़ दें तो वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, वो बह जाता है। तो इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका आकार नहीं बदलेगा। ठोस वैसे ही आकार को बरकरार रखेगा जिस प्रकार का उसको बना दिया गया है। नंबर 2, इसमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब हम इसको दबाएं तो इसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है बहुत ही सूक्ष्म है, नगण्य है। तो इसको दबाने के बाद ये दबेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? संपीड़ित करना कहते हैं। तो यदि हम इसको दबाते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है, हम मान लें, इमेजिन करें, तो इसके ऊपर हम दाब डालें, तो दाब डालने के बाद भी कणों के अंदर किसी प्रकार का जो स्थान है वो न होने की वजह से वो दबेंगे नहीं। जब वो दबेंगे नहीं तो ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया कि इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें जो संपीड़ितता का गुण है वो नहीं पाया जाता, इसको हम दबा नहीं सकते। कणों के बीच आकर्षण बल की बात करें, ठोस के अंदर जो कणों है, कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जो आकर्षण बल है, यानी कि एक कण दूसरे कण को बहुत अधिक आकर्षण बल से क्या है? पकड़े हुए है, इसलिए इसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर अपने बात करें कणों के मध्य स्थान की, तो कणों के बीच स्थान नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। यदि हम इसको दबाएंगे
तो भी ये कणों के बीच में इतना स्थान नहीं है कि ये पदार्थ दब जाए, तो कणों के बीच जो स्थान है वो क्या होता है, नगण्य होता है। इसीलिए ये दो गुण मैंने जो ऊपर लिखे हैं, इन दोनों की वजह से ये आकार, आयतन और संपीड्यता, आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से, कणों के बीच में स्थान नगण्य होने की वजह से। उसके बाद आगे गुण की बात करें तो इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि ठोस है वो अपने आप नहीं बहते कि हम यहाँ छोड़ दें तो वो बह के अपने आप आगे चले जाएं, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। आगे की बात समझ, इनमें संपीडिता गुण नहीं पाया जाता, इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। किस वजह से? क्योंकि इनके आकर्षण, कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें कणों के मध्य जो स्थान है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इनका आकार, आयतन निश्चित है, संपीड्यता और बहने का गुण नहीं पाया जाता है। एक हम बात करते हैं विसरण की। विसरण क्या होता है? अपने आप बहना, स्वतः ही वायुमंडल में विसरित हो जाना, वो गुण भी ठोसों के अंदर नहीं पाया जाता। इसकी वजह क्या रही कि इसके कणों के बीच जो स्थान है बहुत ही कम है और इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है बहुत ही ज़्यादा है, जिसको अगर अपने दाब लगाएं तो कम नहीं कर सकते। इसीलिए ये संपीड़ित नहीं हो सकते, इसलिए ये बहते नहीं हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये होते हैं ठोस पदार्थ। उसके बाद अपने बात करते हैं द्रव। द्रव आप सबने देखा है, जैसे जल है, दूध है, ये सब जो पदार्थ है ये कौन सी अवस्था कहलाएगी पदार्थ की? द्रव अवस्था कहलाएगी। तो द्रवों के अंदर बात करें तो द्रवों में क्या होगा, यदि अपनी व्यवस्था की बात करें कणों की, जिस भी कणों से वो निर्मित है, तो ठोस की तुलना में इनमें क्या पाया जाता है, थोड़ा स्थान पाया जाता है, थोड़ा स्थान पाया जाता है इसमें। इसी वजह से यदि अपने बात करें इसका आकार, वो क्या रहता है, अनिश्चित। जिस भी पात्र में आप द्रव को डालोगे उसी पात्र का ये आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। गिलास में पानी के रखोगे तो गिलास जैसा, बाल्टी में रखोगे तो वो बाल्टी जैसा हो जाएगा, जैसा बाल्टी का आकार है उसी आकार में डल जाएगा। तो इसका आकार क्या है, अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में क्या है, स्थान है और आकर्षण बल क्या है, कम है। दूसरा, यदि हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन इसका उतना ही रहता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य नहीं है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल है। वो इतना नहीं है कि वो आकार को निश्चित कर सके, परंतु इतना है कि वो आयतन को निश्चित रखता है। पानी का गिलास है, चाहे उसको आप किसी और बर्तन में डाल दो तो भी उसकी जो आयतन है उसका उतना ही रहेगा, ये नहीं कि वो कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करें कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल कम पाया जाता है। नगण्य नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम पाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है, तो ही तो उसका आयतन क्या है, निश्चित है। उसके बाद कणों के मध्य स्थान, ये भी हम क्या लिखेंगे, पाया जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल जीरो भी नहीं है, कुछ ना कुछ स्थान पाया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का, बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनमें आकर्षण बल क्या है, कम है, इसलिए ये आसानी से बह जाते हैं। उसके बाद अपने बात करें संपीड्यता, तो ये गुण भी इसमें पाया जाता है। संपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि हम द्रवों को यदि दबाएं तो वो क्या हो जाते हैं, आसानी से दब जाते हैं। क्यों दब जाते हैं? क्योंकि कणों के बीच में क्या है, इसके
स्थान है, तो जब इसके ऊपर दाब पड़ेगा तो ये स्थान खाली है जिसमें कण व्यवस्थित होंगे, तो हम क्या होंगे, उसके अंदर धंस जाएंगे। तो यानी कि क्या होगा, कण जब अंदर धंसेंगे तो इसको हम दबा सकते हैं, तो इसमें संपीडितता का गुण भी पाया जाता है। उसके बाद हम यदि बात करें विसरण, विसरण होता है स्वतः ही बहना, यानी कि हम क्या करें, किसी बर्तन के अंदर जल को डाल के छोड़ दें तो वो स्वतः ही बह जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण बल पाया जाता है। जब उसको हम बहाते हैं तो बहता है, स्वतः नहीं बहता। तो विसरण का गुण नहीं पाया जाता। इन सब गुणों की वजह क्या है? वजह है कि कणों के मध्य जो आकर्षण बल क्या है, कम है, और जो स्थान है वो पाया जाता है। आकर्षण बल कम है इसलिए आकार अनिश्चित हो गया, परंतु बिल्कुल जीरो नहीं है इसलिए जो आयतन है वो निश्चित हो गया। बहने का गुण पाया जाएगा क्योंकि कणों के बीच में खाली स्थान है, तो कण उसमें व्यवस्थित होंगे तो वो कण बह जाएंगे। संपीड्यता यानी कि उसको दबाएंगे तो कणों के बीच में खाली स्थान है तो ये दब जाएंगे। विसरण यानी कि हम पात्र में जल को छोड़ दें तो ये नहीं है कि अपने आप वो विसरित हो जाएगा, विसरण का गुण नहीं पाया जाता। तो जो पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। वो ये गुण क्यों पाए जाते हैं वो आप देख लो कि इसमें जो आकर्षण बल है वो क्या है, कम है। अब हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, वो कौन सी है, गैस। हम अपने चारों ओर देखते हैं, गैस है, तो गैस के अंदर आप क्या देखोगे कि जो कणों के मध्य स्थान है वो क्या होगा, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल कम नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम इसकी व्यवस्था की बात करें, इनके कण क्या होंगे, बहुत ही दूर दूर पाए जाएंगे। इस वजह से नंबर 1 आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा जो स्थान गिरा जाता है। तो हम गैस को अगर एक कमरे में डालें तो कमरे का आकार ग्रहण कर लेगा, सिलेंडर में डाल देंगे तो वही गैस सिलेंडर में आ जाएगी। आकार और आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। उसके बाद कणों के मध्य आकर्षण बल होगा ही नहीं, क्या होगा, नगण्य होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद नंबर 3 कणों के मध्य स्थान, कणों के मध्य स्थान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बहने के गुण की, संपीड्यता की, विसरण की, तो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, विद्यमान होंगे। अब गैस सिलेंडर को ऑन करके छोड़ दो तो सारी की सारी गैस क्या हो जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, विसरित हो जाएगी। आप उसको दबा, गैस सिलेंडर के अंदर गैस को दाब पर भरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी। तो इसमें संपीड्यता का, विसरण का गुण पाया जाता है। तो संपीड़ित विसरित क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बहुत कम है, कणों के मध्य स्थान बहुत क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ये संपीड़ित हो सकती हैं, इसलिए विसरित हो सकती हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये थी पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें आप कोई भी पदार्थ ठोस क्यों है, क्योंकि उसमें कणों के मध्य स्थान नगण्य है। द्रव क्यों है, क्योंकि उसमें कणों के मध्य स्थान पाया जाता है। और गैस क्यों है, क्योंकि उसमें कणों के मध्य स्थान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो आकर्षण बल के आधार पे उसकी जो अवस्था वो निर्धारित होगी। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो ठोस बन जाएगा, कम होगा द्रव बन जाएगा, और आकर्षण बल बिल्कुल कम हो जाएगा तो वो कौन सी अवस्था में चला जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।